डिट्रॉइट में मेरा घर मुझे कभी अपना घर जैसा नहीं लगा। ये बस एक ऐसी जगह थी जहां अंदर से टूटे हुए लोग एक साथ रहते थे और जब भी मौका मिलता आपस में झगड़ते। मेरे डैड तब तक शराब पीते थे जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते और मेरी मॉम तब तक गोलियां खाती थी जब तक उन्हें कुछ महसूस होना बंद ना हो। मैं 16 साल का था। इसका मतलब था कि ये मानने के लिए बहुत बड़ा हो चुका था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर छोड़कर जाने के लिए बहुत छोटा था। ज्यादातर रातों में मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था और इंटरनेट की दुनिया में खो जाता था जहां कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह मुझे एक डार्क वेब फोरम पर एक चैट रूम मिला। वो एक गुमनाम जगह थी जहां लोग अपनी बेकार जिंदगी के बारे में बातें करते थे। अचानक मेरे डीएम पर एक मैसेज आया जो @Suzy_22 नाम के किसी यूजर ने भेजा था। मैंने जवाब दिया और जल्द ही सूजी और मैं हर रात घंटों बातें करने लगे। उसने मुझे बताया कि वो 22 साल की है और एक बुरे रिश्ते में फंसी है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल बेकार महसूस करवाता था। मैंने भी झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं 23 साल का हूँ, मेरा नाम एलेक्स है और मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने। हमारी बातचीत ही हमारी पूरी दुनिया बन गई थी। वो अकेली ऐसी इंसान थी जो मुझे समझती थी और मुझे ये महसूस करवाती थी कि मैं किसी के लिए जरूरी हूँ। कुछ हफ्तों बाद सूजी ने कहा कि काश उसे मेरे जैसा कोई ऐसा इंसान पहले मिला होता जो उसकी परवाह करता। उसने सुझाव दिया कि हम मिलें और देखें कि क्या हम असल जिंदगी में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। मैं मान गया। उसने मुझे अगली रात 8 बजे ग्रेटिएट एवेन्यू पर बने बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहा। अगली शाम मेरे मॉम डैड हमेशा की तरह आपस में झगड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। मेरी मॉम रो रही थी और मेरे डैड चिल्ला रहे थे। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इस बात का इंतजार करता रहा कि वो कब शांत होंगे। आसमान में बादल गरज रहे थे और तूफान आने वाला था। मैंने अपनी हुडी पहनी, पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला और मूसलाधार बारिश में भीगते हुए ग्रेटिएट की तरफ चल पड़ा। बस स्टॉप पर कोई नहीं था। वहां बस एक धुंधली सी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहा और हर 30 सेकंड में अपना फोन चेक करता रहा। 10 मिनट बाद मैंने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा। गीली सड़क पर उसकी हील्स की आवाज गूंज रही थी। दूर से ही देखकर मैं समझ गया था कि वो 22 साल से ज्यादा उम्र की है। लेकिन मैंने भी तो झूठ बोला था, इसलिए मैं असल में कोई शिकायत नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती गई मैंने अपनी हुडी के नीचे अपना चेहरा छिपा लिया। मैंने सोचा कि जब मैं उसे सच बता दूंगा तब मैं उसकी तरफ देखूंगा। वो बिना कुछ कहे कुछ कदम आगे चली और रुक गई। एलेक्स, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा। सूजी, उसने बिना मुड़े सर हिला दिया। चलो चले। मैंने अपना सर झुकाए रखा। हुडी ऊपर खींच रही थी और हाथ जेबों में था। कपड़ों से बारिश का पानी टपक रहा था। हम एक दूसरे के बगल में चल रहे थे, लेकिन खुशी या उत्साह महसूस करने के बजाय मुझे कुछ अजीब और डरावना सा लग रहा था। सूजी के बारे में कुछ तो गलत लग रहा था। ये खामोशी अजीब सी थी। ऑनलाइन वो हमेशा बहुत बातूनी और मिलनसार लगती थी, लेकिन सामने से वो बहुत दूर और अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। तुम आज काफी चुप हो। तुम भी तो हो। उसकी आवाज में तनाव था। तुम वैसे नहीं लग रहे जैसे मैंने सोचा था। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। मैं असल में 23 साल का नहीं हूँ। मैं 16 साल का हूँ। मेरा असली नाम विंसेंट है। वो चलते चलते रुक गई और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। विंसेंट? हाँ, विंसेंट कारमाइकल। मैंने ऊपर देखा और अपनी हुडी नीचे कर ली। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वो मुझे घूरे जा रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी की फटी थी और मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मॉम, वो चीख पड़ी, अपना मुंह ढक लिया और पीछे हट गई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नहीं हो सकते। ये ठीक नहीं है। वो अपना सर हिला रही थी। तुम सूजी हो? मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। तुम ही हो जिससे मैं इतने दिनों से। हम बारिश में खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। एक पल के लिए हम में से कोई भी हिला नहीं, जैसे ये कड़वी सच्चाई हम पर टूट पड़ी हो। रात भर की वो सारी बातें और जो कुछ भी हमने एक दूसरे को बताया था, वो सब बस एक माँ और बेटे की बातें थी जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से भागने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। हम दोनों ही कुछ महसूस करने के लिए इतने बेताब थे कि हमने ऑनलाइन अजनबियों के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। मुझे जाना होगा। मैं अभी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती हूँ। मॉम, रुकिए। लेकिन वो पहले ही मुड़कर सड़क पर दौड़ने लगी। उनकी हील्स पानी के गड्ढों में छप छप कर रही थी। मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं और एक मोड़ के पीछे गायब हो गई। मैं वहां बारिश में 1 घंटे तक खड़ा रहा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। हमारी हर बातचीत मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। जब मैं आखिरकार घर पहुंचा तो घर में अंधेरा था। डैड गैरेज में बेहोश पड़े हुए थे
और माँ के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। उनका बिस्तर खाली था। वो कभी घर नहीं लौटी। मैंने कई दिनों तक इंतजार किया और उनका कमरा, उनका फोन और हर चीज चेक की। मैंने उनके सेल फोन पर कॉल किया, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चला गया। तीसरे दिन डैड ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो बस गायब हो गई थी। 2 हफ्ते बाद डैड जब एक बार से घर लौट रहे थे तो एक नशे में तो ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उनकी मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं 18 साल का हूं और लैंसिंग में अपनी मौसी के साथ रहता हूं। अभी भी मिशिगन में ही हूं, लेकिन डिट्रॉइट से इतनी दूर कि मुझे वो पुराना घर दिखाई नहीं देता और ना ही मैं उस बस स्टॉप के पास से गुजरता हूं। पुलिस को मॉम कभी नहीं मिली। केस अभी भी खुला है, लेकिन अब कोई भी सच में उनकी तलाश नहीं कर रहा है। वो बस एक और गुमशुदा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन मैं सच जानता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। वो उस घर में अपने उस बेटे के साथ नहीं रह सकती थी जिसे उन्होंने अनजाने में ही सब कुछ बता दिया था। वो बेटा जो उसका इमोशनल सपोर्ट और उसकी पनाहगाह बन गया था। हम दोनों इतने टूटे हुए थे और किसी से भी जुड़ने के लिए इतने बेताब थे कि हम एक दूसरे से सबसे बुरे तरीके से जुड़ गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो ठीक है और क्या उन्होंने कहीं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। क्या उस रात के बारे में सोचती है वो? क्या उन्हें वो सारी बातें याद है जो हमने एक दूसरे से कही थी? वो सारे राज जो हमने आपस में बांटे थे और वो सारा दर्द जो हमने एक दूसरे के सामने जाहिर किया था। और मैं सोचता हूँ कि क्या उन्हें पता है कि मैं उन्हें समझता था और मैंने कभी उन्हें जज नहीं किया। काश वो घर लौट आती, लेकिन वो नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे देखने का मतलब है उस सच्चाई का सामना करना कि हम एक दूसरे के लिए क्या बन गए थे। और ये कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों में से कोई भी कभी बदल नहीं सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अपने दूसरे साल के दौरान मैं साउथ क्वाड डॉर्म्स में रहता था। वहां हॉल के नीचे कॉमन बाथरूम था और दीवारें इतनी पतली थी कि उनके शायद ही कोई प्राइवेसी मिल पाती हो। अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला था और पूरी शाम जोरों की बारिश हो रही थी। बोर होकर मैं अपने लैपटॉप पर इंटरनेट के सबसे अजीब हिस्सों को बिना सोचे समझे खंगाल रहा था और किसी तरह मैं उस वेबसाइट पर पहुंच गया। मुझे याद भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। शायद मैंने इंटरनेट के रहस्यों या ऐसी ही किसी चीज के बारे में रेडिट पर किसी अजीब लिंक पर क्लिक कर लिया होगा। पेज धीरे धीरे लोड हुआ। उसका बैकग्राउंड काला और टेक्स्ट सफेद था। उसका लेआउट इतना आम था कि देखकर लगता था जैसे उसे 90 के दशक में बनाया गया हो। हेडर पर लिखा था रोल प्ले कॉस्ट्यूम असली कलेक्शन। मुझे लगा कि ये कोई कॉस्प्ले साइट होगी जहां हैलोवीन के सामान या शायद पुराने जमाने के कपड़े मिलते होंगे। लेकिन जब तस्वीरें आखिरकार लोड हुई तो कुछ अजीब सा लगा। वो कपड़े बिल्कुल भी कॉस्ट्यूम नहीं थे। वो रोजमर्रा के आम कपड़े थे, जैसे कि नीली पोलो शर्ट जो ओल्ड नेवी के कपड़ों जैसी लग रही थी, एक सादी बेल्ट वाली आम जीन्स और फूलों वाली एक गर्मियों की ड्रेस। ये बिल्कुल वैसी आम कपड़े लग रहे थे जैसे आप टारगेट या वॉलमार्ट में देखते हैं। मैं उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि कोई कॉस्प्ले के लिए इस आम कपड़े को क्यों खरीदेगा। तभी मैंने कपड़ों पर भूरे रंग के कुछ दाग देखे। वो दाग धुंधले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बार बार रगड़कर साफ करने की कोशिश की हो, लेकिन वो मिटे ना हो। कपड़ा घिसा हुआ लग रहा था और सिलाई वाली जगहों पर खिंच गया था। साफ जाहिर था कि उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। मैं पेज के बिल्कुल आखिर तक स्क्रॉल करता गया, लेकिन मुझे कपड़ों का कोई ब्यौरा, कीमत या साइज की लिस्ट नहीं मिली। फिर भी मैं स्क्रॉल करता रहा। उस वेबसाइट में कुछ ऐसा था जो एक अजीब और बीमार करने वाले तरीके से मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने पेज के ऊपरी हिस्से में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा जिस पर लिखा था एज ग्रुप। उसमें 18-25, 26-35, 36-50 और 50+ जैसे ऑप्शंस थे और सबसे नीचे लिखा था 5 to 10। ये देखकर मेरे पेट में एक अजीब सी घबराहट हुई। इससे पहले कि मेरा दिमाग मुझे ऐसे करने से रोकता, मैंने उस पर क्लिक किया। कुछ ही सेकंड में बच्चों के कपड़ों की तस्वीरें सामने आ गई। वहां कार्टून किरदारों वाली छोटी छोटी शर्ट्स थी, किनारों पर लेस लगी छोटी छोटी राजकुमारी वाली ड्रेसेस थी, कमर पर इलास्टिक और डायनासोर के पैच वाली छोटी जीन्स थी और वेलक्रो वाले बच्चों के जूते भी थे। उन सभी कपड़ों पर वही भूरे रंग के दाग बिखरे थे। धुलाई की वजह से वो दाग हल्के पड़ गए थे और कपड़ा घिसकर पतला हो गया था। एक फोटो में एक गुलाबी शर्ट दिख रही थी जिसके सामने डोरा द एक्सप्लोरर मुस्कुरा रही थी। उसका कॉलर खिंचा हुआ था। गर्दन और कंधों के आसपास गहरे दाग थे। उसके नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में लिखा था वो सोते हुए गुजर गई, उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुझे घबराहट होने लगी और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। ये डरावना एहसास हुआ कि मुझे अभी अभी एक ऐसी साइट मिली है जो मरे हुए लोगों के कपड़े या शायद हत्या के शिकार लोगों के कपड़े बिक्री के लिए रखती है। मैं अंधेरे में वहीं बैठा रहा और खिड़की पर बारिश की बूंदों की आवाज सुनता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है।
जब तक कि दरवाजे पर हुई एक जोरदार दस्तक ने मुझे चौंका नहीं दिया। मैंने आवाज देकर पूछा कि कौन है, लेकिन जवाब मिलने के बजाय एक और दस्तक गूंज उठी। मेरे सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अपनी कुर्सी से उठा, खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा, कौन है? अभी भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस बार दरवाजे पर दस्तक रुक गई। मैं दरवाजे तक गया और अपनी आंख पीप होल से लगाई। बाहर हॉलवे खाली था और फ्लोरोसेंट लाइटें भिनभिना रही थी। मैंने अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। जैसे ही मैं लेटा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और इस बार ये कहीं ज्यादा जोरदार थी। जो कोई भी दरवाजा पीट रहा था ना, उसे दरवाजा तोड़ने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। रुक जाओ, मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूं। अब तो दस्तक पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पीटने के साथ साथ दूसरी तरफ खड़ा आदमी दरवाजे पर लाते भी मारने लगा। मुझ में पीप होल से झांकने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय मैंने अपना फोन उठाया, कैंपस सिक्योरिटी को डायल किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। कोई मेरे दरवाजे पर है और वो दस्तक देना बंद नहीं कर रहा। साउथ कोर्ट कमरा। मैं रुका और उस घुसपैठिए को चेतावनी दी कि सिक्योरिटी गार्ड जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक फिर से रुक गई। 1 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई दस्तक, ना कोई लात। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से अकेला हो गया हूं। मैंने कॉल काट दी और बिस्तर पर बैठ गया। मैं पसीने से भीगा हुआ था और डर के मारे मेरी सांसें तेजी से चल रही थी। ठीक जब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी दरवाजे के नीचे से कागज का एक पीला टुकड़ा सरक कर अंदर आया। मुझे किसी के तेजी से दूर जाते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलवे में दौड़ रहा हो। आवाज धीरे धीरे हल्की होती गई जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गई। मैंने 5 मिनट और इंतजार किया और फिर एक हाथ में फोन लिया और भागने के लिए तैयार मुद्रा में दरवाजा खोला। हॉलवे पूरी तरह से खाली था, सिवाय जमीन पर पड़े उस पीले कागज के। मैंने उसे उठाया। वो एक स्टिकी नोट था जिस पर काले मार्कर से 4 शब्द लिखे थे, तुम्हारी उम्र कितनी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बस उन शब्दों को घूरता रहा। 10 मिनट बाद कैंपस सिक्योरिटी वहां पहुंची। उन्होंने पूरे फ्लोर की तलाशी ली और सिक्योरिटी कैमरा उसकी फुटेज देखी। फुटेज में एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया जिसने गहरे लाल रंग का चोगा पहना हुआ था। वो मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था और लाते मार रहा था। उसका चेहरा चोगे की हुड से ढका हुआ था। उन्होंने मुझसे उस नोट के बारे में पूछा। मैंने उन्हें वो नोट दिखाया और उस वेबसाइट के बारे में बताया। मैंने अपने लैपटॉप पर वो वेबसाइट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पेज वहां से गायब हो गया था। वहां 404 एरर था। वो मेरा नोट ले गए और कहा कि उसकी जांच करेंगे। वो मुझे सुबह 4 बजे मेरे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैं सोया नहीं और लगातार दरवाजे के पीप होल से झांकता रहा और अपने दरवाजे पर नजर रखता रहा। आखिरकार बारिश रुक गई, लेकिन मुझे उसका शायद कोई एहसास हुआ होगा। अगली सुबह मैंने उस वेबसाइट को फिर से ढूंढने की कोशिश की। मैंने नाम के हर वेरिएशन को सर्च किया और अपने ब्राउजर की हिस्ट्री भी चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह से मिटा दिया हो। मैं अपने जूनियर ईयर में हूँ और अब एक अलग डॉर्म में एक अलग रूममेट के साथ रहता हूँ। उस रात के बाद वो आदमी कैंपस के आसपास कभी नजर नहीं आया, लेकिन मैं आज भी उस वेबसाइट के बारे में सोचता हूँ, उन दागदार कपड़ों और बच्चों वाले सेक्शन के बारे में, और मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जो उस रात मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। उन्हें पता था कि मैं उन्हें देख रहा था और वो चाहते थे कि मुझे पता चले कि उन्हें इस बात की जानकारी है। आज भी जब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उस व्यक्ति ने इतनी जल्दी मेरी लोकेशन कैसे पता लगा ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक रहस्यमय लिंक पर क्लिक किया था जो एक खौफनाक वेबसाइट पर ले जाता था, तो मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। आजकल इंटरनेट एक बहुत ही अंधेरी जगह बन चुकी है और यहाँ सच में कोई भी सेफ नहीं है। मैंने मैडिसन विस्कॉन्सिन में कॉलेज की पढ़ाई की। पहले साल में एक नए स्टूडेंट्स के हॉस्टल में रहा और फिर दूसरे साल अपने रूममेट मार्कस के साथ यूनिवर्सिटी के एक अपार्टमेंट में रहने लगा। मार्कस शांत स्वभाव का था और ज्यादातर अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और अपना ज्यादातर समय ऑनलाइन बिताता था। हम बस 2 लड़के थे जो मिलकर किराया देते थे। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर ऐसे ही कुछ समय बिता रहा था और इंटरनेट की दुनिया में भटक रहा था। मैंने कुछ डार्क वेब फोरम पर क्लिक किया और मुझे एक वेबसाइट मिली जो दिखने में किसी कुकिंग ब्लॉग जैसी लग रही थी। उसका बैकग्राउंड काला था और फॉन्ट काफी स्टाइलिश था। हेडर पर लिखा था खास रेसिपी, जिसके साथ प्लेट में सजे हुए पकवानों की तस्वीरें थी। वो पकवान देखने में बहुत ही शानदार और किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह सजाए हुए लग रहे थे। मैंने उन रेसिपीज को पढ़ना शुरू किया। शुरू की कुछ रेसिपीज तो बिल्कुल आम थी, लेकिन फिर मेरी नजर उनमें इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन की लिस्ट पर पड़ी। चिकन या बीफ की जगह उसमें सिर्फ मांस लिखा था और साथ में उसे पकाने के बारे में कुछ खास इंस्ट्रक्शंस थी। कम उम्र के लोगों के लिए मांस को 12 से 24 घंटों तक मैरिनेट करें। ऐसा करने से मांस ज्यादा मुलायम रहता है। ज्यादा उम्र के लोगों के लिए धीमी आंच पर पकाने की सलाह दी जाती है। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया मेरे घुटने कांपने लगे।
20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं का मांस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पुरुषों के मांस को मुलायम बनाने के लिए कुछ अलग उपाय करने पड़ते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों के मांस में मसाले बहुत कम डालने चाहिए ताकि उसकी नेचुरल मिठास बनी रहे। ये सब क्या बकवास है? उसमें हर चीज बहुत डिटेल से और किसी मेडिकल रिपोर्ट की तरह लिखी थी, जैसे किसी के मांस काटना है, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुलायम होता है, हड्डियां कैसे निकालनी है, पकाने का सही तापमान क्या होना चाहिए और प्लेट में खाना कैसे सजाना है। एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पर इंसानी मांस खाने की रेसिपी दी गई थी। अरे तुम क्या देख रहे हो यार? जरा ऐसे तो देखो, ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैंने अपना लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। वो मेरी तरफ झुका और उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, है ना? पर ये जरूर फर्जी होगा। शायद किसी ने लोगों को डराने के लिए वेबसाइट बनाई होगी। मार्कस कुछ नहीं बोला। वो बस पढ़ता रहा और एक के बाद एक रेसिपी को स्क्रॉल करते देखता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव अजीब से हो गए थे, जैसे वो किसी गहरे सदमे में चला गया। मार्कस, उसने पलकें झपकाई। हाँ, ये परेशान करने वाला है। मैं सोने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, गुड नाइट। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैंने उस बात को भूलने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों में मार्कस बदल गया। वो हमेशा से शांत रहने वाला लड़का था, लेकिन अब वो सबसे कटा कटा और खोया खोया सा रहने लगा था। मैं उसे अक्सर कैंपस में लोगों को घूरते हुए देखता था। जब मैं उससे पूछता कि क्या वो ठीक है, तो वो एकदम से होश में आता और कहता कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले हफ्ते कई लड़कियों ने मार्कस के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई। हमारी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की एमा ने कैंपस सिक्योरिटी को बताया कि मार्कस हर जगह उसका पीछा कर रहा था। सिक्योरिटी वालों ने उसे चेतावनी दी और उससे कहा कि वो उस लड़की से दूर रहे, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। सोफिया नाम की एक और लड़की ने बताया कि मार्कस ने उसे लॉन्ड्री रूम में घेर लिया था और उससे पूछा कि उसका वजन कितना है और क्या उसे कोई बीमारी है। जब उसने वहां से जाने की कोशिश की तो मार्कस ने दरवाजा रोक लिया और लगातार सवाल पूछता रहा। कॉलेज बोर्ड ने इस मामले में दखल दिया, मार्कस को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने लड़कियों को परेशान करना बंद नहीं किया ना, तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैंने उससे इस बारे में बात की। यार ये सब क्या है? तुम इतने अजीब और डरावना बर्ताव क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक हफ्ते बाद एक फ्रैट पार्टी थी। मैं वहां गया, लेकिन मार्कस ने कहा कि वो घर पर रहेगा। मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं रात के लगभग 2 बजे वापस आया। मुझे थोड़ा नशा था और मैं काफी थका था। मेरी चाबी काम नहीं कर रही थी क्योंकि दरवाजा अंदर से डेडबोल्ट से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। मार्कस, दरवाजा खोलो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने और जोर से दरवाजा खटखटाया और अपना कान दरवाजे से सटा दिया। मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन पड़ गया। दरवाजे के अंदर से किसी के दबी दबी से रोने की आवाज आई और उसके बाद एक हल्की चीखने की आवाज जो अचानक ही बीच में रुक गई। मेरा खून जम गया और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू किया। मार्कस, क्या हो रहा है? उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं भाग कर नीचे गया और मुझे वहां एक सिक्योरिटी गार्ड राउंड्स लगाते हुए मिल गया। मैंने उसे बताया कि मेरे अपार्टमेंट के अंदर कोई है और वो चीख रहा है। वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आया और दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजा और एक और गार्ड चाबियां लेकर आया। उन्होंने दरवाजा खोला। लिविंग रूम खाली था और मार्कस के बेडरूम का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। कोने में एक लड़की बंधी हुई थी। उसे एक्सटेंशन कॉर्ड से बांधा गया था और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो रो रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो सोफिया थी, वो लड़की जो लॉन्ड्री रूम में मिली थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे खोला और पुलिस को बुलाया। वो बुरी तरह कांप रही थी और मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही थी। उसने बताया कि मार्कस ने उसे लाइब्रेरी के बाहर पकड़ लिया था और घसीटते हुए हमारे अपार्टमेंट तक ले आया। वहां उसने उसे बांध दिया और जब उसने छूटने की कोशिश की तो उसे मारा पीटा। कहां पर है वो? गार्ड ने पूछा। वो चला गया। उसने कहा कि वो कुछ सामान लेने के बाद वापस आएगा। पुलिस और भी कई सवाल लेकर वहां पहुंची और सोफिया को अस्पताल ले जाया गया। हम तब तक इंतजार करते रहे जब तक मार्कस वापस नहीं आया। उसके हाथों में हार्डवेयर और किराने की दुकान का कुछ सामान था। जब उसने पुलिस वालों, सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे अपार्टमेंट के बाहर खड़े बाकी सभी लोगों को देखा तो उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वो वहां से भाग गया। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और उसे 3 ब्लॉक दूर जाकर पकड़ा। जब उन्होंने उसके बैग्स की तलाशी ली तो उन्हें उसमें एक बड़ा सा मांस काटने वाला चाकू, मोटी प्लास्टिक शीट, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग का सामान, जिप टाइज, मसाले, मैरिनेशन का सामान और ताज़ी सब्जियां मिली। पूछताछ के दौरान मार्कस ने ये सब बात कबूल कर ली कि उस वेबसाइट की वजह से उसके मन में एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया। वो ये जानना चाहता था कि इंसान के मांस का स्वाद कैसा होगा। वो हफ्तों से इस पूरी वारदात की प्लानिंग कर रहा था। लड़कियों का पीछा करना उसकी योजना बन गई थी। सोफिया उसका निशाना थी।
उसने तय किया कि उस रात जब मैं पार्टी में गया हुआ हूँगा तब वो सोफिया को काट कर उसके मांस को पकाकर खाएगा। अगर मैं समय से पहले घर ना आता और अगर मैंने उसकी चीख ना सुनी होती तो सचमुच ऐसा कर देता। मार्कस अब जेल में है जहां उसे कम से कम 25 साल की सजा काटनी होगी। सोफिया थेरेपी ले रही और मैंने अगले ही दिन वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। अब तो मैं उस बिल्डिंग की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब मैं शिकागो में रहता हूँ, लेकिन मैं आज भी उस वेबसाइट के बारे में सोचता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इस पूरी भयानक घटना में मेरा क्या रोल था। अगर मैंने उसे वेबसाइट ना दिखाई होती तो क्या ये सब कभी होता ही नहीं। इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कितने और लोगों ने वो गलती की जो मैंने की, कितने लोगों को वो साइट मिली और कितने और लोगों को वही आइडिया आया जो मार्कस को आया था। उनमें से कितने लोगों ने असल में उन आइडियाज पर काम किया और सचमुच सफल हो गए।